अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा सानी और आप जुड़े हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल के इस प्रोग्राम से जिसका नाम है तालीम जिंदगानी। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी दहेज प्रथा पर, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। मैं शुरू करूंगी डॉक्टर कोहली से कुछ सवाल दहेज प्रथा के बारे में। डॉक्टर कोहली, आप पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका पूरा नाम। मैं डॉक्टर कमलजीत सिंह कोहली, प्रेसिडेंट पंजाब नेचुरोपैथ वेलफेयर सोसाइटी पटियाला में इंचार्ज हूँ श्रीमती सीता जिंदल मेमोरियल चैरिटेबल डिस्पेंसरी, जिसमें हम विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट करते हैं, नेचुरल थेरेपी से, जब फूड सप्लीमेंट वगैरह से ट्रीटमेंट करते हैं जी, जैसे शैटिका, माइग्रेन, बैक पेन, सर्वाइकल, एक सिटिंग में ही 70-80% आराम आ जाता है जी। किसी तो तरह की मेडिसिन। हाँ जी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि इंडिया में दहेज प्रथा के मामले हर रोज सामने आते हैं और हर रोज ऑल ओवर इंडिया में कोई ना कोई पीड़ित होता है इस प्रथा से। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम है। डॉक्टर कोहली, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। ओके। आजकल की जो प्रथाएं हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड है। गांव में अक्सर क्या होता है कि लोग जो कहते हैं अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाना चाहते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए नहीं, बल्कि उनको एक मोटी दहेज की रकम मिल सके इसलिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी मैडम, मेरा वो पिक्चर आना बंद हो गया। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी प्लीज रिपीट करिए। सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि आजकल गाँव में ये हो गया, ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है सरकारी नौकरी दिलाना, लेकिन उसका मकसद उज्जवल भविष्य नहीं है, बल्कि उसका मकसद है कि उन्हें दहेज में मोटी रकम मिल सके। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, आज देखो इधर सरकारी नौकरी तो बिल्कुल खत्म है। जो भी रख रहे हैं, मतलब जो एम्प्लॉइज को रख रहे हैं वो ठेके पे रख रहे हैं 8,000। जैसे मैं पहले यूनिवर्सिटी में जॉब करता था, वो पेंशन जॉब थी, पेंशन मिलती थी, पेंशनेबल थी। अभी जो गवर्नमेंट पेंशन तो बिल्कुल खत्म कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन जो मतलब जैसे कोई लड़की वाले देखते हैं, लड़के वाले को देखते हैं भी, उसको सरकारी नौकरी लगी होनी चाहिए। जी जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। शायद नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। परमजीत मैम, सर आपकी नेटवर्क इशू है। मैं ये सवाल ट्रांसफर करना चाहूंगी पूजा मैम की तरफ। पूजा मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके। कोहली सर, आपके नेटवर्क इशू है, इसलिए मैं ये सवाल पूजा मैम से करना चाहूंगी। मैम, जैसे कि मैंने सवाल किया है कि गांव में सरकारी नौकरी उज्जवल भविष्य के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा दहेज, मोटी रकम आ सके दहेज में, इसलिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है और उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर है, और अगर होती भी लग भी जाती है तो सामने वाला ही प्रपोज करता है कि हम दहेज देके आपको खरीदे। जी जी,
तो यहाँ पे ये चीज तो है मैम। जी, तो कहीं कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि जब लड़का अगर सरकारी नौकरी वाला होता है तो वो डिमांड करता है कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मुझे इतना जमीन चाहिए, इतना सोना चाहिए। हर जगह नहीं, लेकिन गांव में अभी भी ये प्रथा कहीं ना कहीं चली आ रही है काफी वक्त से। जी मैम, यहाँ पे तो ये बोला जाता है ना कि हमने अपने बच्चे के ऊपर इतनी पढ़ाई लिखाई पे पैसा लगाया है, तो सामने जो लड़की उनके घर आए तो वो एटलीस्ट उनको इतना तो दे कि उनका निकल सके खर्चा पानी ना। जी, तो मैम एज ए गर्ल, जब आप एक कंवारी लड़की थे, तब आपका क्या विचार बनता था कि एक पेरेंट्स पे कितना बर्डन होता होगा इस चीज का, जब वो लड़के वाले का माहौल देखते हैं कि सामने वाला जब बेटी को सोचता है कि हाँ मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसको शादी करनी है, लेकिन शादी करने से पहले सबसे बड़ा जो सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो चुनौती ये रहती है कि दहेज, पिता दहेज कैसे इकट्ठा करे बच्ची के लिए। क्योंकि शादी ऐसा नहीं है कि लड़के वाले आए, फेरे लिए, या जो भी रस्म होती है निकाह की, या जो भी एक धार्मिक रस्म होती है शादी की, वो निभाई और चले गए, ऐसा नहीं होता है। शादी जब होती है उस वक्त ये चीज रहती है कि सबसे पहले जो बाप सोचता है वो ये सोचते हैं माँ बाप कि पहले दहेज का करें, दहेज में गहने क्या देने हैं, और सास ससुर को क्या देना है, परिवार वालों को क्या देना है, ये तो सारा बर्डन रहता है। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, जिसने अपनी बेटी को बचपन से पढ़ा है लिखा है, सबसे बड़ा दहेज तो मैम यही है कि उसने अपनी बेटी को वेल एजुकेटेड दी है, एजुकेशन दी है, तो सबसे बड़ा दहेज तो मैम यही है। बाकी मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ कि लोग डिमांड करते हैं कार, 4 व्हीलर की, गोल्ड की, कैश की, तो मैं तो खुद इस चीज के खिलाफ हूँ बिल्कुल। बाकी मैम ये चीज तो है कि लोग आज तो अब तो सामने से डिमांड करते हैं कि हमारे बेटा ने इतनी पढ़ाई की है, हमारे बेटे ने ये किया है, हमें 4 व्हीलर चाहिए ही चाहिए। जी, परमजीत मैम, आप अपना एक बार स्पीकर ऑन कर लीजिए, आपका स्पीकर बंद है अभी भी। हाँ जी मैम। जी, मैम मैं आपसे एक बहुत साधारण सा सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी मैंने सवाल पूछा कि पेरेंट्स पे पहले से बर्डन हो जाता है कि शादी से पहले बच्ची जवान हो गई है, वो सोच अलग रहती है, लेकिन उससे पहले माँ बाप को दहेज का सोचना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं अपनी जमीनें बेच देते हैं बेटी की शादी के लिए, कोई कर्जा ले लेता है। तो मैम इसका एक हल क्या है, क्या हल निकल सकता है? हम ऐसा क्या सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं कि ये सारा सिस्टम खत्म हो जाए? देखो जी, पहले तो ये डिमांड होनी चाहिए दहेज की, अगर है भी तो वहां अपनी बेटी को देना ना चाहिए किसी को भी जी, क्योंकि आज वो दहेज की डिमांड कर रहे हैं, कल को कुछ और भी कर सकते हैं, इसलिए वहां देना ना चाहिए अपनी बेटी को। और अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए और अच्छे से अपने पैरों पे खड़ा करें तो वो खुद ब खुद ही अपना कर सकती है। मैम तो अक्सर ये मेरे को ये होता खिलाफ है है, कि दहेज नहीं देना चाहिए अक्सर वैसे। ये होता है कि लड़के वाले कहते हैं कि नहीं, बेटी को जो दहेज दिया जाता है वो बेटी की सुख सुविधा के लिए दिया जाता है, ये लड़के का नहीं ये होता है, नहीं ये है, सिर्फ लड़की का रहता है। ये नहीं है, ये तो वैसे ही कहते हैं, बल्कि वो इनका लालच होता है। अगर आप जो भी दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं, बेटी का इतना हो सकता है, हाँ वो अपने कुछ भी कर सकती है जी, पर ये नहीं है हाँ भाई आप दहेज दोगे तो तभी वो अपनी बेटी को दोगे। अरे दहेज ससुराल वाले सभी यूज करते हैं उस दहेज को, ये थोड़े ना बेटी यूज करेगी उसको, तो ये ससुराल वालों की डिमांड होती है। जी, ये होनी डॉक्टर ना कोहली, चाहिए। आपको आवाज आ पा रही है हमारी? हाँ जी सर, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि कोई लड़का है जो कि वेल एजुकेटेड है, जिसके परिवार वाले दहेज चाहते हैं, लेकिन अगर उस लड़के को सिर्फ एक उस लड़की से शादी करने से ही मतलब है, क्योंकि शादी करके एक वो सबसे बड़ा गहना लेकर आता है एक माँ बाप का, जिसको वो बचपन से परवरिश करते हैं, तो सबसे बड़ा गहना तो उसकी बेटी होती है, लेकिन फिर भी परिवार वाले कई बार उनसे दहेज मांगते हैं। बट अगर एक लड़का पढ़ा लिखा हो तो उसके जहन में क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जो वो अपने परिवार वालों को रोक सके?
मैडम आजकल गांव में भी 90% जो है वेल एजुकेटेड है, लड़के लड़कियां दोनों वेल एजुकेटेड है। जो पढ़ा लिखा लड़का होगा वो कभी भी दहेज नहीं मांगेगा जी। वो अपने घर वालों से भी विरोध करेगा भी ये दहेज नहीं लेना है जी। जिसने अपनी लड़की को पढ़ाया, इतना उसको बड़ा किया, जिसने अपना सारा धन ही लड़की के रूप में लड़के वालों को दे दिया, जी। तो मैं नहीं मानता कि भी लड़की वालों को दहेज देना चाहिए। अगर उन्होंने लड़की के ऊपर पढ़ाई के ऊपर खर्च किया है, सारी उम्र उसको पाला पोसा है, उसको पढ़ाई का खर्च किया है और उसको दूसरे को सौंप दिया, उसकी जिंदगी दूसरे को दे दी, तो मैं नहीं मानता भी ये, क्योंकि आजकल मैक्सिमम पंजाब में तो ये लोग बहुत जागृत हैं। पंजाब के लड़के जो हैं वो नहीं मानते और जो घर वाले हैं यानी कि उनके माता पिता हैं वो कैसे रूढ़िवादी कह लो या पुराने विचारों से कह लो, वो कह देंगे भी हम भी तो, तेरी माँ भी तो दहेज लाई थी, उन्होंने भी तो माता पिता ने तो दहेज दिया था। लेकिन आज के लड़के और लड़कियां ने मैक्सिमम पंजाब में यही होता है भी 50-60% तो लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं और घर वालों का विरोध भी करते हैं अगर वो दहेज मांगते हैं तो। ठीक है मैडम, इसलिए जो है अभी आज मेरे हिसाब से तो पंजाब में बहुत जागृत हैं लोग इस मामले में। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है मैडम जी। जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आजकल जो जागृत हैं पंजाब में, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां जो 90% गांवों में भी पढ़े लिखे हैं, वो नहीं चाहते कि लड़के नहीं चाहते कि हम दहेज लें। अगर माँ बाप कहते भी हैं दहेज के लिए तो लड़के इस चीज का विरोध करते हैं। जी। जो पुराने रूढ़िवादी होते हैं, आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो दहेज लेने का विरोध करते हैं। जी सर, कई सारे कानून भी बनाए हुए हैं दहेज पर। कई सारे जो कानून है वो महिलाओं के पक्ष में है। और सेकंड चीज में ये कहना चाहूंगी, अगर इसका हम दूसरा पहलू देखते हैं तो जो कानून बने हैं उसका बहुत सारी महिलाएं गलत इस्तेमाल करती है। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ उसमें, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पढ़े लिखे जो लड़के हैं वो मतलब दहेज नहीं मांगते। मैं इतना मेरा अपना मानना ऐसा है कि पढ़े लिखे लड़के इतना दहेज मांगते हैं, इतना अनपढ़ नहीं मांगते हैं। ये मानसिक अवस्था होती है इंसान की, जो मानसिक जो लोग बीमार होते हैं, दूसरों के हक पे, जो दूसरों के टुकड़ों पर पढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे दुनिया के अंदर बैठे हैं। और पढ़े लिखे हाईएस्ट एजुकेटेड जिनको डॉक्टर कहीं कहीं डिग्री लेके घूम रहे हैं, वो कहीं करोड़ रुपए दहेज के मांग रहे थे, कहीं लाख मांगते हैं दहेज के। तो ये मानसिक तौर से जो लोग गुलाम होते हैं, मानसिक तौर से बीमार होते हैं लोग, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, तो ऐसे लोगों से मतलब वो दहेज का चाहे उनको जितना मर्जी दहेज दे दो, वो कभी खुश सुकून से नहीं रह सकते। वो फिर जला के मार देते हैं लड़की को। कई बार आपने देखा भी होगा, बहुत सारी लड़की को जला के मार देते हैं, बहुत सारे इसमें करते हैं। ये क्या है कि मानवता उनके अंदर है ही नहीं है, और सच्चाई और ईमानदारी अगर नहीं इंसान के अंदर, वो दहेज भी मांगेंगे चाहे वो पढ़े हुए हैं अनपढ़ हैं। अगर सच्चाई और ईमानदारी किसी के अंदर है तो इंसानियत जा जाएगी, तो वो दहेज नहीं मांगे, फिर वो सुकून से मेरे ख्याल जिंदगी चला सकते हैं। थैंक यू टाइम देने के लिए, आप बात कीजिए इनसे। जी तो सर मेघराज जी, मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगी, अगर आप फ्री हैं 5 मिनट तो। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि मैंने भी एक सवाल किया था कि जैसे कि महिलाओं के काफी सारे कानून बने हैं डोबरी पर,
लेकिन कई बार कई महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल करती है। तो ये जो पता है मतलब क्या है कि मैंने जो अभी बताई सच्चाई और ईमानदारी, अगर किसी के हाथ में सच्चाई और ईमानदारी नहीं है तो वो गलत इस्तेमाल करेंगे उस चीज का। अगर सच्चाई और ईमानदारी अगर उनके हक में कोई काम, जैसे मोदी है, अब मोदी के हाथ में फिलहाल सरकार है, अब आज उसके अंदर जो है मतलब उसमें लालच और कपट भरा हुआ है, तो वो कानून का इस्तेमाल कर रहा है। अगर तो वो पहले मोहन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने चाहे वो गुलाम थे उनके कांग्रेस के, फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया। तो मानसिक गुलामी में फंसे हुए लोग ही गलत इस्तेमाल करेंगे उसका, और मानसिक आजादी से लोग जो कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना ऐसा है। हो सकता है शायद ये ठीक हो, गलत हो जी। जी शुक्रिया मेघराज जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। पूजा जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी एक दहेज के बारे में। मेरा सवाल है कि कई सारे जो सोशल एक्टिविस्ट है वो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो दहेज पीड़ित महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं उन लोगों से पैसा खाना चाहते हैं जो दहेज पीड़ित होते हैं। जो दहेज पीड़ित परिवार होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं या जो कानूनी रहते हैं अफसर, वो लोग भी कई बार पैसा खाते हैं। ये तो सिर्फ एक जो कानून है ये तो एक आड़ है, लेकिन इस आड़ में भी उसको जो दहेज पीड़िता है उसको इंसाफ नहीं मिलता है, बल्कि वो पैसा खाते हैं। हेलो, आपको मेरी आवाज आ पा रही है पूजा जी? जी मैम। तो मैंने जो आपसे भी सवाल किया है, तो आपकी राय क्या है इस बारे में कि सानिया जी आपके साथ में परमजीत कौर भी जुड़ी है, उनसे भी बात कीजिए। जी मैं बारी बारी से करप्शन तो देखो करती हूँ जी पूजा जी। जी मैम, अगर आप कानून सॉलिड हो ना मैम, कानून ही तो सॉलिड नहीं है ना इंडिया में, तभी तो क्वेश्चन ऐसे है। अगर कानून सॉलिड हो तो क्वेश्चन हो ही ना। जी 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 उसी चीज का तो सब फर्क है, चाहे मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, कोई भी हो। सर, मैंने जैसे कि आपसे सवाल किया था पहले दहेज पर ही, आपका जवाब काफी सही था। तो मैं अब आपसे नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगी कि जो दहेज के मामले सामने आते हैं, कई बार जो आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है हत्या को। दहेज प्रथा में, दहेज के दबाव में कई बार महिलाओं को मार दिया जाता है और उसको आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। तो सर, ये जो क्रूरता समाज में फैल रही है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है? क्योंकि सरकार और कानून तो इन सब की आड़ में सिर्फ इवन पैसा खाने के काम करते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, इसके लिए तो सख्त कानून बने हुए हैं। ये हमारे फैमिली में भी ऐसे हुआ है। हमारे मतलब भाभी के आगे उसकी बहन के साथ भी हुआ है संगरूर में। तो उन्होंने, वो लड़की टीचर थी जी। और अच्छे मतलब इनकम थी, 2 बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। तो उन्होंने मतलब उसकी डेथ, मतलब उसको जैसे पंखे से लटका के मार दिया। तो बाद में बोल दिया भी इसने आत्महत्या की है। तो इसमें क्या होता है, जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, वो मतलब आगे केस को नहीं चला पाती, जहाँ पैसा मतलब वकीलों को, जहाँ पुलिस को नहीं कर, और दूसरी पार्टी जो होती है वो मतलब पैसा चढ़ा देती है वकीलों को भी दूसरों। और तो इसके लिए जैसे हमारे यहाँ हुआ था, उन्होंने मतलब रिश्तेदारों ने और दूसरी तरफ की पार्टी के जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि एक दूसरे को सभी जानते हैं, लड़के लड़की वालों के दोनों तरफ से कई बार रिश्तेदारी होती है, तो वो दबाव डलवा के उस केस को रफा दफा करवा देते हैं। मतलब उन लड़की वालों से आपस में समझौता करवा देते हैं। लेकिन ये रॉन्ग प्रोसेस है। मतलब अगर
लड़की कमाती है जी और घर में बराबर का वो घर में बराबर का चलाती है, खर्च करती है, तो मतलब किस कारण के लिए उसको दबाया जाता है? जब लड़का लड़की दोनों उसमें, जैसे मैंने बता रहा हूँ, बैंक मैनेजर है वो लड़का, उसको कमी तो किसी बात की नहीं है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो माता पिता के दबाव में आके उसने ऐसे किया, ठीक है। और बच्चों को भी ऐसे उसने मतलब जड़े उसके बच्चे हैं उसको भी ऐसे समझा दिया भी मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया है, मम्मी ने आत्महत्या की है, ठीक है। मतलब कानून जो भी हो, लेकिन दूसरी पार्टी या तो कोर्ट में पैसा चढ़ा देगी, वकीलों को पैसा दे देगी और केस वहीं रफा दफा हो जाएगा। इससे क्या होता है भी दूसरे जो लोग हैं उनको मतलब शय मिलती है भी हम ठीक है, हम तो पैसा लगा के केस को रफा दफा करवा लेंगे, खत्म करवा लेंगे। ये बात है जी। अभी मेघराज जी, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? हेलो मेघराज जी। हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं आपसे एक बहुत अच्छा सवाल करना चाह रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा समय निकाले तो। जी सर, कई बार ऐसा होता है कि लड़की की सुंदरता या कोई कमी पर कभी कभी दहेज की रस्में लागू हो जाती है। जी जैसे कि अगर लड़की में कोई कमी हुई तो वो एक कारण बन जाती है कि सामने वाला उसकी कमी पर दहेज मांगता है। जी सर, तो इसको हम कैसे खत्म करें? मतलब क्या हम उनके दिमाग में डालें कि क्या सही है और क्या गलत है? देखो, मैं इतना जानता हूँ कि जो भी कमियां है ना, इंसान के दिमाग से निकलने वाली चीजें हैं, मानसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि आदमी अगर ये सोच ले कि मैं किसी के टुकड़ों पर कब तक मैं अपनी जिंदगी गुजार करूंगा, अगर लड़की के अंदर कोई कमी, अगर लड़की को कमी होने के बाद में अगर उसको स्वीकार करते हैं एज ए ह्यूमन, एज ए इंसानियत, क्योंकि हर एक के अंदर इंसानियत होती है। अगर अगर मेरे ख्याल से अगर उससे दहेज मांग रहे कमी के कारण, तो मैं नहीं समझता वो समझदार इंसान हो सकता है, तो महामूर्ख इंसान हो सकते हैं जो ऐसा काम करेंगे। क्योंकि कोई भी समझदार इंसान किसी के गलत 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 मतलब किसी के कमी होने का गलत फायदा नहीं उठाएगा। कोई भी अच्छा इंसान वही होता है जो गलत को भी स्वीकार करे, सही सही उसको रास्ता दिखाए, और कमियां, बहुत सारी कमियां होने के बावजूद भी स्वीकार करके उसकी जिंदगी में गले लगाकर नया एक नई दिशा दिखाए। तो मेरे हिसाब से जो ऐसे आदमी करते हैं जो मतलब कमी होने के बावजूद अगर दहेज मांग रहे हैं, इसका मतलब वो सही आदमी नहीं है। वो आगे मतलब वक्त उससे जला के मार देंगे या उसको धोखा देंगे या कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान होने जो होता है। अगर वो चाहते हैं एक एज ए इंसानियत का काम करें, तो मैं चाहूंगा कि वो अगर सुकून ढूंढ रहा है अपने अंदर, अभी बताया भाई साहब ने, जब जला के मार देते हैं, इतने पैसे शादी में लगते हैं जितने उसको केस को हैंडल करने में लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, मतलब जेल में भी जाना पड़ता है आदमी को, तो बाद में बहुत पछताते हैं। इसमें मेरा जो जब भी जला के मारते हैं लोगों लड़कियों को, तो दोनों का नुकसान होता है इनका। उसका तो जो परिवार वाले को तो लड़की चली गई, लेकिन वो जो जेल जो मतलब ये जिन्होंने मारी है, तो पूरी जिंदगी जेल काटते हैं सारे, फिर वो बाद में पछताते भी है वो हमने क्या कर दिया है, बता भले ही वो किसी को ना बताए। लेकिन ऐसा लगता है, मैं इतना मानता हूँ कि अगर लोग गलत होने के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से जिंदगी बदल सकती है। ये सच्चाई और ईमानदार से हो सकता है। चाहे इसमें दुनिया का जितने बड़े बड़े तांत्रिक हो या जिन जन्नात हो, किसी के पास चले जाए ऐसी बुद्धियां नहीं मिलेगी जो सच और ईमानदार से मिल सकती है। तो सच्चे लोग और ईमानदार लोग सच्चाई और ईमानदार को अपनाएं, तभी चेंज हो सकता है। जी जी। तो हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि अगर हमें बदलाव करना है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था को भी बदलना होगा, साथ ही साथ लड़के लड़कियों को भी एक तरह से देखना होगा, क्योंकि कई कई बार लड़के लड़की में भेद कर दिया जाता है। महिलाओं का सशक्तिकरण भी बहुत जरूरी है इस पर, क्योंकि जब तक महिला एक सिर्फ पत्नी नहीं होती है, वो उससे पहले माँ होती है। और माँ एक अच्छे अगर वो अपने बच्चे की, एक लड़के की अच्छी परवरिश करे, तो वो आगे जाकर इस सारे जो प्रथाएं चल रही है उसको खत्म कर सकता है। तो मेरे ख्याल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी बहुत जरूरी है।
और सबसे ज्यादा जरूरी है सामाजिक जागरूकता फैलाना, इस बारे में लोगों को जागरूक करना कि ये सब जो भी कृतियां हैं वो अब वक्त के साथ साथ बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए थी, बट न जाने क्यों वो खत्म नहीं हो पा रही है। पर हम कोशिश कर सकते हैं सामाजिक जागरूकता फैलाने की और सही और गलत का तय करने की। तो आज का प्रोग्राम था हमारा दहेज प्रथा पर। सबने अपनी अपनी राय रखी, शुक्रिया। अब हम आपसे विदा लेते हैं।